अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग और इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स कवर करने हैं। तो आज का लेक्चर्स अब स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक का जो नाम है FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग, उसमें इसके कंट्रास्ट में क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम लोगों ने FIR चूँकि इसके नाम में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कोई डबल IR फ़िल्टर्स भी होंगे, ठीक है। इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जिनका इम्पल्स रिस्पॉन्स या h ऑफ n इन्फिनिट ड्यूरेशन का होगा। तो इसके बरक्स FIR फ़िल्टर डिज़ाइन यानी कि ऐसे फ़िल्टर्स या ऐसे सिस्टम्स जिनका इम्पल्स रिस्पॉन्स फिनिट ड्यूरेशन का है। तो हम क्यों ऑन द फर्स्ट प्लेस इंटरेस्टेड हैं इस तरह के फ़िल्टर्स में? पहले हम उसका एडवांटेज या एडवांटेजेस जानना चाहेंगे ताकि अंदाज़ा हो कि मोटिवेशन क्या है FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। तो इसका एक तो एडवांटेज ये है कि वो हम अगर इसका स्ट्रक्चर भी बना के देखें तो इसमें कोई भी फीडबैक लूप्स नहीं होते या उनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और फीडबैक लूप्स ना होने की वजह से ये इनहेरेंटली स्टेबल सिस्टम्स हैं, तो हमें इनको स्टेबलाइज़ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कंप्यूटेशंस नहीं लगानी पड़ती। और इनका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये लीनियर फेज़ सिस्टम्स हैं, ठीक है, या लीनियर फेज़ सिस्टम्स या लीनियर फेज़ फ़िल्टर्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि हमारे पास अगर एक साइनसॉइडल सिग्नल हो या सम ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल्स हो तो उसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक टाइम डिले, ठीक है, और एक फेज़ डिले। और हम लोगों ने ये देखा था। अब यहाँ पर एक्चुअली सारे के सारे टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ करना मुश्किल है, आप उसको दोबारा जाके देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने टाइम डिले में ये सीखा था कि अगर हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स में एक जैसा टाइम डिले इंट्रोड्यूस करें और उन सब सिग्नल्स को ऐड करें तो वो हमारे पास वापस इनपुट सिग्नल जैसा सिग्नल मिलता है हमें, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास इनपुट सिग्नल के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं, उन सब में हम एक जैसा फेज़ डिले फ़ाई नॉट ऐड करें, या ठीक है, इसे किसी सिस्टम से गुजारें, वो सिस्टम हर कंपोनेंट में एक जैसा फेज़ फ़ाई नॉट इंट्रोड्यूस करे और हमें आउटपुट पर जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उन सब कंपोनेंट्स को हम ऐड अप करें तो हमारे पास जो सिग्नल एडिटिव सिग्नल मिलता है हमें, ठीक है, तो वो सिग्नल बिल्कुल डिफरेंट होगा इनपुट सिग्नल से, ठीक हो गया। लेकिन अगर एक सिमिलर फेज़ फ़ाई नॉट इंट्रोड्यूस करने की बजाय हम फेज़ इंट्रोड्यूस करें जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, यानी कि अब हर कंपोनेंट x1t अगर हम लोगों ने इनपुट पर दिया तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके मुताबिक इसमें फेज़ फ़ाई इंट्रोड्यूस किया जाएगा और हमारे पास आउटपुट पे कंपोनेंट y1t आएगा। इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स लेट सपोज xp हम लोगों ने इनपुट पे दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इसमें फेज़ इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, और हमें आउटपुट पे ypt मिलेगा। अब इन सारे कंपोनेंट को हम जब ऐड करते हैं और लेट्स सपोज कि हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल आता है उसको हम y कह देते हैं, ठीक है। अब दिस y वुड बी सिमिलर टू x, ठीक है, विद द डिफरेंस ऑफ सम टाइम डिले। मसलन अब y इस सूरत हाल में जबकि हर सिग्नल में उसकी फ्रीक्वेंसी के लिहाज से फेज़ इंट्रोड्यूस हुआ और हम लोगों ने फिर उसके बाद उनको एडअप करके y बनाया, तो अब हम इस y और x को जब रिलेट करते हैं तो हम इनको इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि y इज सिमिलर टू x विद सम टाइम डिले t0। अच्छा, अब एक ऐसा सिस्टम जो कि इस अच्छा जो उस सिस्टम की डेफिनेशन से पहले हम लोगों ने यहाँ पे सीखा ये है कि अगर हम हर कंपोनेंट में, हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेज़ इंट्रोड्यूस करें तो ओवरऑल जो सिग्नल की शेप है या इन्वेलप है वो सिमिलर रहता है इनपुट सिग्नल से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि ऐसे सिस्टम्स जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट डिले, इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कांस्टेंट डिले इन एवरी अदर कंपोनेंट, ठीक है,
जब वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिले इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लीनियर फेज सिस्टम्स कहते हैं। और ये सिस्टम्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं या फिर हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ एप्लीकेशंस में। मसलन आपने सुना होगा कोहेरेंट सिग्नल प्रोसेसिंग और उसके अलावा कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास रिसीव्ड सिंबल्स को हम लोगों ने जब डिटेक्ट करना है या डिकोड करना है तो उनको पॉसिबल ट्रांसमिटेड सिग्नल्स के साथ कंपेयर किया जाता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एग्जैक्टली शक्ल और सूरत अवेलेबल हो रिसीव्ड सिग्नल्स की, अदरवाइज़ हम उनको कोहेरेंटली डीमॉड्यूलेट नहीं कर सकते। तो जब हम लोग एग्जैक्टली उसकी शेप हमें चाहिए तो हम उसको किसी लीनियर फेज सिस्टम या लीनियर फ़िल्टर से पास आउट करेंगे। उसके अलावा रेडार सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, इसमें आपको पता है कि हम लोगों ने ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड पल्स को कोरिलेट करना होता है या इनकी मैचिंग देखनी होती है। तो अगर हमारे पास उनकी एग्जैक्टली अगर हमारे पास एग्जैक्टली उनकी जो ओरिजिनल शेप है उस तरह के सिग्नल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो हम एटलीस्ट रेडार सिग्नल प्रोसेसिंग में तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो जहाँ पर उन सारे सिस्टम्स जहाँ पर हमने सिग्नल्स की शेप को मेंटेन करना होता है वहाँ पर हमें लीनियर फेज सिस्टम्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर फेज लीनियर नहीं होगा तो जो सिग्नल्स हैं उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पर हमें लाजमन लीनियर फेज सिस्टम्स की ही ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमने सिर्फ लीनियर फेज सिस्टम्स को ही यूज़ करना होता है। अच्छा, अब ये तो कुछ एडवांटेजेस हो गए जिनकी वजह से हमें ये पता चला कि FIR फ़िल्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों है। अच्छा, उसके बाद हम ये जो हम लोगों ने लीनियर फेज़ पढ़ा यहाँ पर और उसके एडवांटेजेस देखे हैं, इस तरह उसको लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं कि लीनियर फेज़ फ़िल्टर्स को डिज़ाइन करने का तरीका क्या होता है या उनकी डिज़ाइन फ़िल्टर्स को डिज़ाइन करने में हम लोगों ने ऐसी क्या कंडीशन फुलफ़िल ज़रूर करनी होती है ताकि ये इंश्योर हो कि जो सिस्टम्स है हमारे पास या जो फ़िल्टर है हमारे पास वो लीनियर फेज़ फ़िल्टर है। अच्छा, जो कंडीशन मीट करना ज़रूरी है फॉर लीनियर फेज़ फ़िल्टर्स या सिस्टम्स वो ये है कि उसके जो डिज़ाइन करदा कोफिशेंट्स हैं वो सिमेट्रिकल या एंटी सिमेट्रिकल हों। ठीक हो गया। अब सिमेट्रिकल होंगे तो ये रिलेशन इस तरह से एग्जिस्ट करेगा और अगर एंटी सिमेट्रिकल होंगे तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो हम फुलफिल करने के लिए ये दो चीज़ लगा लेते हैं। अच्छा, अब ज़रा हमें ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पर कि M क्या है। अच्छा, एक FIR फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन डिफ़ाइन किया जाता है इस तरह से, ठीक है, Z ट्रांसफॉर्म के थ्रू। और इसी क्वेश्चन को देख के हमें पता चल रहा है कि H ऑफ Z में जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की लेंथ होगी दैट वुड बी M, ठीक है। और इस तरह के फ़िल्टर का जिसमें ठीक है। अच्छा, अब ये ऑर्डर किस तरह से डिफ़ाइन होता है इसको हम देख लेते हैं कि इस तरह का सिस्टम इम्प्लीमेंट मसलन कैसे होगा कि अगर हमारे पास इनपुट पे x ऑफ n है तो लेट्स सपोज कि इसको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर x ऑफ n के लिए है वो b0 होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डिले इंट्रोड्यूस करते हैं, डिले कंपोनेंट यानी कि x ऑफ n माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा b1 के साथ। अच्छा, ये जो b1 या फिर b0 है, b0 इज़ बेसिकली h ऑफ 0, ठीक है, b1 इज़ h ऑफ 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम उसमें डिले इंट्रोड्यूस करते हैं तो x ऑफ n माइनस 2 बन गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b2 के साथ और इसको ऐड कर दिया जाएगा जो भी पीछे से सिग्नल आ रहा है। अच्छा, ये सिलसिला चलेगा यहाँ तक कि हमारे पास जितना भी हम लोगों ने मैक्सिमम डिले करना है वो करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे b ऑफ m माइनस 1 से
इसको ऐड करेंगे जो पुराना सिग्नल आ रहा है, और ये हमारे पास बनेगा एक आउटपुट सिग्नल। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया कि हम लोगों ने ये इक्वेशन जब इम्प्लीमेंट करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिहाज से, तो स्ट्रक्चर उसका क्या बनेगा। ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट्स हैं, वो अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि वो m-1 है टोटल डिले एलिमेंट्स। ठीक है। तो जो ऑर्डर डिफ़ाइन होता है वो डिले एलिमेंट्स यानी या मेमोरी एलिमेंट्स के लिहाज से डिफ़ाइन होता है। ये हम लोगों ने पहली चीज़ सीखी हुई है। हम लोगों ने जब RC फ़िल्टर्स ही पढ़े थे, RLC फ़िल्टर्स, नॉट इन DSP, इन अदर सब्जेक्ट्स, तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि जो ऑर्डर डिफ़ाइन होता है किसी भी फ़िल्टर या सिस्टम का, वो मेमोरी एलिमेंट्स के लिहाज से डिफ़ाइन होता है। ठीक है। तो मेमोरी एलिमेंट्स इसमें m-1 है, तो एक ऐसा फ़िल्टर जिसकी लेंथ m होगी या उसमें m कंपोनेंट्स होंगे या m नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उसकी पूरी इक्वेशन में, तो उसका ऑर्डर m-1 होगा। अच्छा, अब ये जो सिमेट्री कंडीशन है ना, ये हम लोगों ने जो ऊपर डिफ़ाइन की है, इस लिहाज से मतलब एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो गई, और दूसरी कंडीशन हमारे पास m की हो गई कि m इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हमारे पास टोटल 4 टाइप्स के फ़िल्टर्स बनते हैं। उनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो किस तरह के होते हैं, उनमें सिमेट्री कंडीशंस कैसे डिफ़ाइन करती हैं और कैसे की जाती हैं, और उसमें m के लिहाज से उनका इम्पल्स रिस्पॉन्स या उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस पड़ता है। ठीक है। मसलन हम सबसे पहले जब हम फ़िल्टर को लिखते हैं, टाइप 1 सिमेट्रिक फ़िल्टर इसे कहते हैं। ठीक है। टाइप 1 सिमेट्रिक फ़िल्टर का मतलब ये है कि इसमें जो सिमेट्री की इक्वेशन होल्ड करेगी उसको हम डिफ़ाइन करेंगे इस तरह से, मतलब प्लस के अच्छा ठीक, एक तो उसमें सिमेट्री कंडीशन होल्ड करेगी ये वाली, और जो दूसरी चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि m यानी कि लेंथ ऑफ द फ़िल्टर वो होगी हमारे पास ऑड। ठीक है। और इस तरह की जो इस तरह का जो फ़िल्टर होगा उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कुछ हमारे पास इस तरह का बनेगा। ठीक है। लेट्स सपोज़ कि हम सिमेट्री कह देते हैं कि वो इस एक्सिस इस पॉइंट पे लाई करती है, चूँकि ये ऑड है तो एग्जैक्टली इस सैम्पलिंग इंस्टेंट को या इस पॉइंट को हम m+1/2 कह देते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल होगा, और इस तरह का इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। ठीक है। एक ऐसे फ़िल्टर का जिसमें सिमेट्री की ये कंडीशन होल्ड करे और उसकी लेंथ m ऑड हो। अच्छा, मसलन अब हमने ये देखना है कि इस तरह का फ़िल्टर जो है उसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो हम उसके लिए एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम लोगों ने m को ऑड अज्यूम करना है, तो लेंथ उसकी हो गई 7, और इस तरह के फ़िल्टर का ऑर्डर हो गया हमारे पास 6। ठीक है। तो हम लोगों ने जब इसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन लिखना है, तो पहले तो हम ट्रांसफ़र फ़ंक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम सिमेट्री कंडीशंस उसमें लगाएंगे। वो कैसे लिखा जाएगा? सॉरी, ये हमारे पास आ गया 4, और उसके बाद ठीक है। एक ऐसा FIR फ़िल्टर या सिस्टम जिसमें टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं, उसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन लिखा जाएगा इस तरह से। अब सिमेट्री की वजह से ये कंपोनेंट
और ये कंपोनेंट एक जैसे होंगे, ठीक है। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक जैसे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक जैसे होंगे, और ये एक इंडिविजुअल या लेफ्ट अलोन कंपोनेंट होगा जो बेसिकली सिचुएटेड है m+1/2 पे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली सिमिलैरिटी इनकॉर्पोरेट करते हैं इसी क्वेश्चन में, और फिर हम उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने m की वैल्यू 7 लेकर इसी क्वेश्चन को लिखा, अब हमें एक जेनेरिक इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है। तो इस सिमेट्री कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करके फिर हम एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो चूंकि h(0) और h(6) एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, नॉट सिमिलर बल्कि सेम हैं, तो इसको कॉमन निकाला जा सकता है। अब हमारे पास जो लेफ्ट अलोन टर्म्स रह गई उन्हें हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। यही हमने h1 के साथ किया, और ये हमारे पास एक अकेली टर्म h3 की रह गई, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन में ये करना है कि z की पावर -3 कॉमन ले लिया इस ऊपर वाली सारी इक्वेशन में से। इस 3 को भी बाद में हम जनरलाइज करेंगे, फिलहाल हम z रेज़्ड टू पावर -3 कॉमन इसमें से ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, h(0) मल्टीप्लाई बाय इसी तरह से बच जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इक्वेशन लिखने के बाद हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसको DTFT में, ठीक है, या फिर इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज़ अ बेटर टर्म। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, यानी कि h(z) की जगह हम h(e⁻j⍵) की इक्वेशन लिखने लगे। तो जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पर हमने e⁻j⍵ लिख दिया, ठीक है। तो जहाँ पे z⁻3 था वहाँ पे लिखा जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद आगे हम आयलर आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके लिख सकते हैं ये, और ये हमारे पास इस तरह से रहेगा, ठीक है। आयलर आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट्स को ऐड अप करके कोसाइन के फैक्टर्स में टर्म्स लिख ली हैं। अच्छा, अब ये हाँ सही, बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की इक्वेशन है ये इजीली स्प्लिटेबल है उसके एम्पलीट्यूड और फेज़ में। मसलन ये सारे कंपोनेंट्स जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हैं ये बेसिकली और एक्सपोनेंशियल की पावर में जो टर्म लिखी हुई है ये इसका फेज़ रिस्पांस है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को देखते हुए इसको बहुत ईज़िली स्प्लिट कर सकते हैं उसकी एम्पलीट्यूड और फेज़ रिस्पांस में, ठीक है। और फर्दर हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब जनरलाइज हम इसको कैसे करेंगे कि जो तो हमारे पास है एम्पलीट्यूड, ठीक है,
उसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये टर्म है दिस इज़ जो एक बिल्कुल अलग से टर्म है, ठीक है। उसको हम लिख सकते हैं इस तरह, और m-1/2 -1, और यहाँ पर हमारे पास आएगा h ऑफ n cos m-1/2n इंटू ओमेगा, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लिखना चाह रही सो दैट आप इसकी पावर से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन में जो टर्म है वो है h ऑफ n मल्टीप्लाई बाय cos m-1/2 -n इंटू ओमेगा, ठीक होगा। ये समेशन की रेंज जो है वो 0 से शुरू होकर m-1/2 -1 तक जाएगी। ये तो हो गया उसका हमारे पास एम्पलीट्यूड रिस्पांस। और अगर हम लिखना चाहें फेज रिस्पांस तो हम लोगों ने फोर्स इसको देखना है, और जो एक जनरल इक्वेशन फेज रिस्पांस की लिखी जाएगी दैट वुड बी, मतलब अगर आप 3 को m से रिलेट करो तो यू कैन ईजीली राइट अच्छा, phase would be equal to this term in this equation whenever the magnitude is greater than or equal to 0। लेकिन जब magnitude itself नेगेटिव हो जाए, ओके मैग्नीट्यूड बिकॉज नेगेटिव नहीं हो सकता, जब एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाए, ठीक है। जब एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाए तो चूंकि हम लोगों ने ओवरऑल मैग्नीट्यूड को तो पॉजिटिव रखना है, तो वो जो नेगेटिव है वो रिफ्लेक्ट होगा फिर फेस में। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया तो उस नेगेटिव साइन को हम लिख सकते हैं cos पाए विच इज़ इक्वलेंट टू e⁻j, ठीक है। तो ये टर्म नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि जहाँ जहाँ पे जिन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर एक नेगेटिव हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है तो हमारे पास फेज़ में ये चेंज आ जाएगा। तो फिर ओवरऑल हम उन सारी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए फ़ेज़ को लिखेंगे। ये भी हम लोगों ने पहले किया हुआ, एक एग्जांपल हम लोगों ने की थी चैप्टर नंबर 4 में परहैप्स, ठीक है। कि जहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर 5 के स्टार्ट में जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं एम्पलीट्यूड में, तो वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए फेज़ में ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास अब एक जनरल इक्वेशन हो गई टाइप 1 सिमेट्रिक फ़िल्टर की। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड रिस्पांस है और ये हमारे पास फेज़ रिस्पांस है, ठीक है। और आपको पता लग रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, नेगेटिव साइन है तो उसके ज़ाहिर सी बात है सर नेगेटिव स्लोप होगा। अच्छा, ये फ़िल्टर जो है इसका एम्पलीट्यूड रिस्पांस प्लॉट कैसे होता है, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। मसलन अच्छा, चूँकि इसकी हम लोगों ने लेंथ ऑड रखनी है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक बीच में एक एलिमेंट कुछ भी इस तरह से आएगा और उसके इर्द गिर्द आप जितने चाहे एलिमेंट्स बढ़ाते जाओ। मैंने ये एग्ज़ाम्पल ली थी, ठीक है। मसलन एक इस तरह का हमारे पास एक ऑड लेंथ टाइप 1 सिमेट्रिक फ़िल्टर है, तो जिसमें m की वैल्यू इस वक्त 7 है और इसका ऑर्डर 6 है। तो एक ऐसे फ़िल्टर का जो एम्पलीट्यूड रिस्पांस है वो प्लॉट होता है इस तरह, ठीक है। और अगर हम इसको ऑर्डर बढ़ाएं, ऑर्डर हम कैसे बढ़ाएंगे, मसलन हम लोगों ने यहाँ पर 3 कोफिशिएंट्स डाल दिए, ठीक है, तो ऑर्डर बढ़ गया। या फिर हम लोगों ने 5 कोफिशिएंट्स डाल दिए तो ऑर्डर बढ़ गया, ठीक है। तो ऑर्डर बढ़ने से इस फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे क्या चेंज आएगा, व्हेन m इंक्रीजेस, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड रिस्पांस डेवलप होगा दैट वुड बी
ठीक है। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका बेसिकली जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी शुरू में चली गई है, ठीक है। इसका जो लोब है वो थोड़ा वाइडर है, मेन लोब। इसका जो लोब है वो नैरोवर है, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम वैल्यू की हो गई है। और हमारे पास ये जो रीजन है जिसमें जिन फ्रिक्वेंसीज़ को हम लोगों ने बेसिकली निगलेक्ट करना है, वहाँ पे इनको हम रिपल्स कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास रिपल्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। और एक चीज़ आप अगर और नोट करो कि पाए के ऊपर एग्जैक्टली हमें ज़ीरो नहीं मिलता इन टाइप 1 फ़िल्टर में। यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं था, यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं था, एक हमारे पास फिनिट वैल्यू है, यानी कि जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉसिबल फ्रिक्वेंसी है उसको भी हम किसी ना किसी एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट करते हैं, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है टाइप 1 फ़िल्टर की। अच्छा, अब टाइप 2 फ़िल्टर्स में हमारे पास पहले हम देख लेते हैं कि उसकी इम्पल्स रिस्पॉन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसका भी जो नाम है वो सिमेट्रिक फ़िल्टर ही है, ठीक है, क्योंकि अच्छा, इसमें हमारे पास जो सिमेट्री की कंडीशन है वो ये वाली है, मतलब इसमें पॉजिटिव साइन के साथ इनको रिलेट करेंगे जैसे हम लोगों ने टाइप 1 फ़िल्टर में किया। और यहाँ पर हम जो m लेंगे वो इवन लेंथ का होगा, ठीक है। अब इस सूरत हाल के बाद अगर हम एक जनरल इम्पल्स रिस्पॉन्स देखें तो वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ये दरमियान के दो कंपोनेंट्स एक जैसे हैं और सिमेट्री की लाइन हमारे पास जहाँ बनेगी उसके ऊपर कोई सैंपल मौजूद नहीं होगा, ठीक है। एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक इवन लेंथ सिस्टम या फ़िल्टर बनेगा। अच्छा, अब हम इसका ट्रांसफ़र फ़ंक्शन निकालने के लिए अज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने एक 6 लेंथ या एक 5th ऑर्डर फ़िल्टर बनाना है, ठीक है। और इस तरह के फ़िल्टर का जो ट्रांसफ़र फ़ंक्शन लिखा जाएगा दैट वुड बी H4 की टर्म आ जाएगी और लास्ट हमारे पास H5 की टर्म इस तरह से आएगी, ठीक है। और सिमेट्री की वजह से हम लोगों ने जैसे ऊपर देखा कि जो बिल्कुल पहली टर्म है वो आखिरी टर्म जैसी होगी, इसी तरह से जो दूसरी टर्म है वो वहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म जैसी होगी एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर यही पैटर्न जो है वो बिल्कुल हमें दरमियान के दो सैंपल्स के ऊपर ले आएगा। अच्छा, तो अगर हम ये जो सिमेट्री कंडीशन है ये इसी क्वेश्चन के ऊपर H0 कॉमन लेने के बाद ये दो कंपोनेंट्स हमारे पास ब्रैकेट में आ गए, ठीक है। क्योंकि इसमें हर जो कंपोनेंट है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई और कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, तो लेफ़्ट ओवर या लेफ़्ट अलोन कंपोनेंट कोई भी नहीं होगा, ठीक है। दे विल एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो ये हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं और उसके बाद हम इसमें से जो कॉमन लेंगे जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी किया, दैट वुड बी sorry you should write z here, z raised to power minus 2.5। अच्छा, अब अच्छा टाइप 1 फ़िल्टर में हम लोगों ने यहाँ पे z raised to power minus 3 लिखा था, यहाँ पे हम z raised to power minus 2.5 लिख रहे हैं। तो एक चीज़ जो आपके जहन में आई होगी या नहीं आई तो आप इसको ले आएँ, वो ये है कि जो z की पावर में जो चीज़ लिखी जाती है ना दैट इज़ इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। जनरली हम उसको ये लिखते हैं, ओके। अब हमारे पास जो बाकी सामान बचा
वो हुआ कुछ इस तरह से। फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, आ गई जी की पावर्स, और हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखना चाह रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे z की जगह e रेज़्ड टू पावर j ओमेगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास e रेज़्ड टू पावर माइनस j 2.5 ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा हमारे पास आयलर आइडेंटिटी की वजह से कोसाइन की टर्म्स, ठीक है। और अब हम लोगों ने इन इक्वेशंस की या इन टर्म्स की, फेज़ टर्म की और एम्पलीट्यूड टर्म की अवेलेबिलिटी के बाद जनरल इक्वेशंस लिखने की थोड़ी सी कोशिश करनी है, ठीक है। जो इसकी फेज़ इक्वेशन है ना, वो तो बिल्कुल वही है जो हमारे पास टाइप 1 में फेज़ इक्वेशन आई थी। उसको मैं अभी लिख भी देती हूँ। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी जो एम्पलीट्यूड इक्वेशन है या एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है वो कैसे लिखा जाएगा। जो जर्नल इस इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी m-2 अपॉन 2, और यहाँ पे है हमारे पास h ऑफ n, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos m-1 अपॉन 2 -1 मल्टीप्लाइड बाई w, ठीक है। और जो हमारे पास है फेज रिस्पॉन्स दैट वुड बी इक्वल टू माइनस m-1 over 2 omega whenever amplitude is positive, ठीक है। ये ये चीज़ जो है ना, ये वाली, ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। और phase will be modified to this thing whenever amplitude becomes negative, ठीक है। अच्छा, अब एक टाइप 2 सिमेट्रिक फ़िल्टर किस तरह का फ़िल्टर होता है, वो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या टू बी स्पेसिफिक एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स को प्लॉट करके पता लगेगा। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अब हम ज़रा सेंटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद हम इस तरह से कोई चीज़ लिखते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, मैंने यहाँ पर एरो कहीं नहीं लगाया, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, अगर हम एरो कहीं भी नहीं लगाएंगे तो वो पहले कंपोनेंट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। ना लगाने का मतलब ये है कि ये पहला कंपोनेंट है। अच्छा, तो ये अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स हो, तो इस तरह का इम्पल्स रिस्पॉन्स इट वुड रिज़ल्ट इन अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दैट कैन बी given as something like this, ठीक है। ये भी बिल्कुल टाइप 1 सिमेट्रिक फ़िल्टर की तरह एक लो पास फ़िल्टर है, ठीक है। और अगर हम इसका ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ कोर्स इंक्रीज़ करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ी लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ चली गई है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जिनको हम स्टॉप बैंड भी कहते हैं, विल सी इट लेटर इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, तो वो हमारे पास थोड़े से ज़्यादा रिपल्स हो गए हैं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ जो टाइप 1 टाइप 2 में अगर आप नोट करो, वो ये है कि पाए के ऊपर एग्जैक्टली हमारे पास इस वक्त 0 आ रहा है, ठीक है। तो वी हैव अ 0 एट पाए, which was not there in case of type 1 FIR filter. So this is the difference between these two filters, because sometimes we don't want higher frequencies to be passed with any amplitude. So ये जो इस तरह का filter है that would be preferable in all those cases. Okay, now we have to see type 3 filter. क्योंकि सिमेट्री की कंडीशन एम तो या इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, लेकिन जो सिमेट्री की कंडीशन है दैट कुड बी एंटी सिमेट्रिक एज वेल। तो अब हम लोगों ने देखना है टाइप 3 हम देखेंगे पहले।
और अब सिमेट्री उसमें कुछ इस तरह की है कि वो एंट्री सिमेट्री बन गई है, एंट्री सिमेट्री फ़िल्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा जर्नली क्वेश्चंस लिखूँगी ताकि हमारे पास थोड़ा टाइम बचे। तो एच ऑफ एन को हम रिलेट करेंगे उस मतलब विद इन इटसेल्फ से जो कोफिशिएंट्स है माइनस साइन के साथ, ठीक है। और टाइप 3 के लिए m इज़ ऑड इन लेंथ। तो इस तरह का जो फ़िल्टर होता है इसका जेनेरिक जो बनता है, तो इस इम्पल्स रिस्पॉन्स हम वो देखने लगे। तो ये जो सिमेट्री होगी जो जिस पॉइंट पे उसके ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक सैंपल होगा हमारे पास। अच्छा, इसमें वो सैंपल इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सेंट्रल सैंपल विल ऑलवेज बी इक्वल टू ज़ीरो और उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट्स बनते हैं इस तरह। अच्छा, आप नोट करोगे कि मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव बना रही हूँ, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इसके जो राइट साइड में बनाया वो पॉजिटिव बनाया, इसके लेफ्ट साइड पे बनाया नेगेटिव बनाया। मैं यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव भी कर सकती थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है। अब इसका जो है ना इम्प्लीकेशन कि अगर मैं इन सारों को पॉजिटिव कर दूँ और इन सारों को नेगेटिव कर दूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टाइप देखेंगे जब हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाएंगे। वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में उसका डिफरेंस आएगा। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय एक सेट सारा पॉजिटिव और एक सेट सारा नेगेटिव कर दें तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में पड़ेगी। वो हम उसके बाद देखते हैं जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो, ठीक है। अच्छा जी, अब सिमेट्री की वजह से एंटी सिमेट्री की वजह से हमारे पास कुछ माइनस साइंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। मसलन कि हम अब एक ट्रांसफर फंक्शन लिखने लगे हैं जिसमें हम लोगों ने m को 7 अज्यूम किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो h ऑफ z लिखा जाएगा, प्लीज़ इसको खुद कंप्लीट करना, ये दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें एंटी सिमेट्री की वजह से जो कंडीशंस आएंगी वो होंगी h ऑफ 0 वुड बी इक्वल टू माइनस h ऑफ 6। इसी तरह से h ऑफ 1 वुड बी इक्वल टू माइनस h ऑफ 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि h ऑफ 0 माइनस h ऑफ 6 के बराबर होगा। इसी तरह से h ऑफ n अगर पॉजिटिव हुआ तो h ऑफ 5 उसी वैल्यू से नेगेटिव हो जाएगा, अगर h ऑफ n नेगेटिव हुआ तो h ऑफ 5 उसी वैल्यू से पॉजिटिव हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशंस हम लोगों ने देखकर हम लोगों ने पुट की h ऑफ z में। हम लोग एच ऑफ जी में पुट करने के बाद ऑफ कोर्स जी की एक वैल्यू कॉमन निकालते हैं। मैं उस डायरेक्टली उसके साथ ही लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जी की जो पावर होती है वो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1/2। तो जी की पावर -3 और यहाँ पर हमारे पास आया है एच ऑफ 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये। यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया आपको ये पता होना चाहिए और यहाँ पे ये वाली वैल्यूज कैसी हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस h of 1 z of 2 माइनस और फाइनली हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम DTFT में, तो हमारे पास h e⁻j⍵ लिखा जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसका फेस। और एम्पलीट्यूड के लिए अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो अब जो आइलर आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो वो हमें साइन फंक्शन देगी इंस्टेड ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो 2j मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लिखना चाहेंगे इसका जेनेरिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसमें एम्पलीट्यूड के लिए वी कैन सी 2 अच्छा, इनकी
जब आप इन इक्वेशंस को रीविज़िट करोगे ना, इन चारों इक्वेशंस को, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के लिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जनरली जो समेशन की लिमिट्स हैं ना वो एक जैसी हैं व्हेन एवर m इज़ ऑड, ठीक है, और इसी तरह से समेशन की लिमिट्स एक जैसी होंगी व्हेन एवर m इज़ इवन, ठीक है। तो वो थोड़ी सी आपको समझ आ जाएगी होपफुली। ये एच ऑफ एन और एच ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई होना है साइन में, और साइन का आर्ग्यूमेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप देखोगे वो ये कि टाइप 1 टाइप 2 में कॉज आता है, टाइप 3 टाइप 4 में साइन आएगा, और इनकी जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन उसकी एम्पलीट्यूड की, ठीक है, टाइप 3 फिल्टर्स की। और अगर हम अब लिखना चाहें इसके फेज़ की इक्वेशन, तो वो हम लिख सकते हैं वेरीज, अच्छा ओके, फेस इक्वेशन पहले मैं चलो मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये आई कैसे है। ओमेगा प्लस y/2, दिस इज़ वैलिड व्हेनेवर एम्पलीट्यूड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और अदरवाइज़ हमारे पास जो इक्वेशन होती है दैट इज़ ये सेम टर्म प्लस पाई व्हेनेवर एम्पलीट्यूड इज़ नेगेटिव। अच्छा, ये π/2 का इसमें सारी स्टोरी ना, ये π/2 कैसे आया? π/2 इस तरह से आया कि हमारे पास 2j अब आ रहा है, ठीक है। मसलन ये हमारे पास फेज़ था और बाकी एम्पलीट्यूड की जितनी भी टर्म्स थी उन सब में j ज़रूर था, ठीक है। तो इस j को हम जब कॉमन लेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और j मैंने आपसे जिक्र किया हुआ है कि वी कैन राइट इट एज दिस थिंग, ठीक है। तो अब अगर आप फेज़ को देखो तो फेज़ हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज -3 ओमेगा प्लस π/2, ठीक है। तो ये वो जो π/2 इस j की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे पास अब यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में हमारे पास सिंपली -m-1/2 इंटू ओमेगा प्लस पाई था, और जो पास टाइप 3 और टाइप 4 एंटीसिमेट्रिक फ़िल्टर्स हैं उसमें हमारे पास फेज़ में एक π/2 की टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ गई है। अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इस तरह के फ़िल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसा बनता है, या फिर ये किस तरह का फ़िल्टर है। अच्छा, इसके लिए जो h ऑफ n हम ले सकते हैं, दरमियान में तो हमेशा ज़ीरो आएगा जो हमारे पास सिमेट्रिक पॉइंट है, और उसके अलावा ज़रा हम फ्लक्चुएट करेंगे नेगेटिव साइंस में, इस तरह का हम अज्यूम करते हैं एक h ऑफ n, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे पास, या मतलब इस तरह का एक फ़िल्टर या इस तरह के कोफिशिएंट्स होने की वजह से जो हमारे पास बनता है एम्पलीट्यूड रिस्पांस, दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और अगर हम इसका ऑर्डर बढ़ा दें, ठीक है, ऑफ कोर्स ये ज़ीरो तो यहीं पे रहेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द कंपोनेंट नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड रिस्पांस ट्रांसफॉर्म्स टू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आपको ये देख के पता चल रहा है कि दिस इज़ मोर लाइकली बैंड पास फ़िल्टर, ठीक है। इसकी लोब विड्थ थोड़ी रिड्यूस हो गई है जैसे जैसे हम लोगों ने एम, और एक तो ये इसमें बात दिखने वाली है। दूसरी बात ये देखने वाली है कि ये जो बैंड पास फ़िल्टर है ये टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसीज़ है, ठीक है। ये जो बैंड हम लेना चाह रहे हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम फ्रीक्वेंसी अप टिल पाई, ठीक है, दरमियान में जो जाके हमें नहीं मिल रहा। अब यही चीज़ जो है ना हम लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इंस्टेड ऑफ दिस इस फ़िल्टर को कुछ डिज़ाइन करें इस तरह से कि सारे के सारे नेगेटिव साइंस आएँ पहले, और ज़ीरो के बाद सारे के सारे पॉजिटिव साइंस आएँ, ठीक है, तो तब हमारे पास ये फ़िल्टर कैसा बनता है। ये एक बैंड पास फ़िल्टर ही रहेगा, लेकिन अब ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब आप देख लो कि अब बेसिकली जो हमारे पास मेन लोब है, या जो
फ्रिक्वेंसीज़ की रेंज जब हम आउटपुट पे निकाल सकते हैं वो शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स लोअर फ्रिक्वेंसीज। इसी तरह से अगर हम फ़िल्टर के ऑर्डर को बढ़ाएं, कीपिंग दैट सिमेट्री और एंटी सिमेट्री इंटैक्ट, यानी कि यहाँ एक तरफ सारे नेगेटिव कंपोनेंट्स हों और एक तरफ सारे पॉजिटिव। अच्छा, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सारे पॉजिटिव यहाँ भी आ सकते हैं, सारे नेगेटिव यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। द पॉइंट इज़ कि नेगेटिव साइंस एक तरफ कर दिया, पॉजिटिव साइंस एक तरफ कर दिया और ऑर्डर इंक्रीज़ किया, ठीक है। तब हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आ गई, ठीक है। विड्थ ऑफ मेन लोब रिड्यूसेस व्हेनेवर m is increased, but the filter in general remains a band pass filter। अच्छा, अब लास्टली हमारे पास है टाइप 4 फिल्टर्स। 4 they remain anti-symmetric। उसकी कंडीशंस आप पहले वाले फ़िल्टर यानी कि टाइप 3 फ़िल्टर को देख के लिख सकते हो। ये एंटी सिमेट्री कंडीशन हो गई और m यानी कि लेंथ इट वुड बी even दिस टाइम, ठीक है। और एक जनरल टाइप 4 एंटी सिमेट्रिक फ़िल्टर इस तरह से बनेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इवन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गए हमारे फ़िल्टर में। अच्छा, ओके, मे बी आप इसकी जो एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, यू कैन टेक m इज़ इक्वल टू 6 और m इज़ इक्वल टू m-1 इज़ इक्वल टू 5, उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर इसकी डायरेक्टली DTFT एक्सप्रेशन लिखती हूँ, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक्सप्रेशन, सॉरी, ताकि हम इसको रैप अप करें। तो यहाँ पर जो जेनेरिक एक्सप्रेशन बनेगा वो ये होगा, ठीक है। और फेज़ एक्सप्रेशन पहले जैसा बनेगा। मैं सिर्फ एक चीज़ और यहाँ पे करना चाह रही हूँ, ये कि अगर आप m को 6 लो तो आपके पास इक्वेशन बनती क्या है, ताकि अगर आप उसको लिखो तो एटलीस्ट टैली कर सको। ये मेरे पास आएगा फेज़ के लिए एक्सप्रेशन, और बाकी जो हमारे पास, अच्छा 2j भी मैं यहाँ पे कॉमन निकाल रही हूँ ताकि जगह थोड़ी सी बच जाए। और h0 के साथ आएगा साइन 2.5 ओमेगा, ठीक है, प्लस h1 साइन 1.5 ओमेगा प्लस h2 साइन 0.5 ओमेगा, ठीक है। और इसको देख के फिर आपका होपफुली कुछ इस तरह का जनरल एक्सप्रेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। फेज़ की इक्वेशन टाइप 4 एंटी सिमेट्रिक फ़िल्टर्स के लिए बिल्कुल वही है जो टाइप 3 एंटी सिमेट्रिक फ़िल्टर्स के लिए, ठीक है। यानी कि -m-1/2 इंटू ओमेगा प्लस π/2 वेन एवर मैग्नीट्यूड इज़ पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए हम एक पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब हम ज़रा ये देख लें कि अगर हमारे पास एक जनरल सा एक h ऑफ n डिफाइंड हो तो हमारे पास क्या उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो लेट्स सपोज के h ऑफ n जो हमने लिया है, सेंटर से हम शुरू करके फिर उसको एक्सटेंड करेंगे 1-1, ठीक है। इस तरह का हमारे पास एक m इज़ इक्वल टू 6 लेंथ का फ़िल्टर है। तो ऐसा फ़िल्टर क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। ये एक हाई पास फ़िल्टर हो गया। और अगर हम m इंक्रीज़ करें तो बहुत सारे रिपल्स, और जो हमारे पास मेन फ़िल्टर या उसकी लोब बनती है जिन फ्रीक्वेंसीज़ को उसने पास आउट करना है, वो एक स्मॉल ड्यूरेशन की लोब बनती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट
अगर हम सिमेट्री कंडीशंस और एम यानी कि फ़िल्टर की लेंथ को कंसिडर करें तो 4 टाइप्स के फ़िल्टर बनते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें हमने मिस आउट की हैं, क्योंकि हमारे पास अब टाइम थोड़ा कम है और हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते। अब अगर आप उनको टाइम मिले तो आप उसको ज़रूर देखना कि फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एफआईआर फ़िल्टर्स जनरली ज़्यादा बड़े ऑर्डर के बनते हैं और उनकी डिज़ाइनिंग हाथ से नहीं हो सकती। लेकिन हम क्या कंडीशंस फुलफ़िल करते हैं सो दैट मसलन अब इसमें हम क्या एम लें और तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ये कट ऑफ एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। ये वाली बातें तो इम्पोर्टेंट है। और हमें अगर सॉफ्टवेयर जैसे हमके मैटलैब में फ़िल्टर डिज़ाइन भी करना है तो कम से कम ये वाली बातें तो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। और उसके लिए बेशक मैं मैटलैब भी डिज़ाइन करके दे, लेकिन ये जब तक ये इनपुट उसको किसी सॉफ्टवेयर को नहीं दी जाएगी वो डिज़ाइन तो नहीं कर सकेगा। लेकिन अब हमारे पास इतना ज़्यादा इस वक्त टाइम नहीं है कि हम एक लेक्चर और इसी के ऊपर लगाएं कि ये जो चारों तरह के फ़िल्टर्स हैं ये डिज़ाइन कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इनकी चीदा चीदा कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हैं और बाकी फ़िल्टर डिज़ाइनिंग इस टॉपिक के लिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नहीं तो आप मैटलैब का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो अगला लेक्चर जो हम इंशाल्लाह करेंगे एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के ऊपर वो ये है कि विंडो बेस्ड एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में इस टॉपिक को देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।